रोशनियों से जगमगाता और आवाज़ों से भरा शहर भी एक अजीब शय है। तवानाई, फरावानी, कल्चर और ताकत की अलामत, इंसानों से भरपूर। मुझे लगता है कि ये शहर तो शोर मचाती बस्तियां हैं। हर जगह आपको लोगों के सरों के समंदर नज़र आएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं दोस्तों, आप जिन लोगों को जानते हैं उनकी ज़रा फहरिस्त तो बनाना शुरू करें। ये फहरिस्त कितनी लंबी होगी? आप हैरान होंगे कि ये 200 अफराद से ज़्यादा नहीं होगी। 200 का साइज़ पत्थर के ज़माने की एक बड़ी आबादी का साइज़ हुआ करता था। आजकल लाखों करोड़ों लोगों की आबादी वाले हर शहर में हर शख्स गुमनाम है। बहुत थोड़े लोगों से वाकफियत के सिलसिले हैं। शहर तो गोया अजनबियों की बस्तियां हैं। एक शहर या रियासत जहां पर अजनबी बसते हों, उसको एक यूनिट के तौर पर कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उस पर हुकूमत की जाए। इसको कंट्रोल करने वाला भी उनमें से बहुत ही थोड़ी तादाद से ज़ाती तौर पर वाकिफ़ है। ये सियासतदानों का 5000 साल पुराना मसला है, या शायद तब से है जब से हमने कबीलों और गांवों से बड़ी आबादियों में रहना शुरू किया। दुनिया के पहले बड़े पुरहजूम शहर और बस्तियां ज़रखेज़ दरियाओं के किनारे बसे। दजला, फरात और दरियाए सिंध के किनारे, यही दरियाए नील के किनारे। ये तस्वीर दरियाए नील के किनारे बसने वाले एक लीडर के जूते का लेबल है, जिसने बड़ी बस्तियां बसाने और उनको कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लिया था। कौन सा तरीका? जवाब बड़ा सादा सा है, और वो है ताकत। ये 5000 साल पुराना हाथी दांत से बना लेबल है, जिसकी एक तरफ उस बादशाह का जूता बना है और दूसरी तरफ ये तस्वीर। इसे मिस्र के फिरौनों में से एक इब्तदाई बादशाह शाहदीन का आईडी कार्ड समझा जा सकता है। इस लेबल पर हाथी दांत में नक्श खोदे गए हैं। जहां ये खोदे गए वहां पर स्याह गोंद से पॉलिश की गई। सफेद हड्डी पर यह स्याह नक्श बड़ी वाज़ेह तस्वीर बनाते हैं। फिरौनों से पहले मिस्र एक मुनकसिम इलाका था। बुहिरा रूम के साहिली पट्टी पर शर्कन गरबन आबादियां थीं, जबकि दरिया किनारे शुमालन जनूबन आबादियां। दरिया नील की वजह से फसलें अच्छी हुआ करती थीं और आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा था। इजाफी फसलों से तिजारत बढ़ रही थी, लेकिन यह ज़रखेज़ ज़मीन नील के सैलाबी इलाके तक महदूद थी। ये ज़मीन किसकी मलकियत हो, कौन इस पर काश करने का हक रखे, इस महदूद ज़मीन पर तल्ख लड़ाइयाँ हुआ करती थी। एक लड़ाई के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहा जब दरिया किनारे रहने वालों ने समंदर किनारे रहने वालों को शिकस्त न दे दी। ये 3000 कबल मसीह से पहले की बात है। मुत्तहिदा मिस्र दुनिया के पहले माशरों में से था जिसे जदीद रियासत कहा जा सकता है। इसके पहले बादशाहों में से एक शाहदीन थे, जिनको कंट्रोल करने और कोऑर्डिनेशन के उन तमाम मसाइल का सामना था जैसा कि आज की किसी भी रियासत को होता है। शाहदीन के सैंडल कोई आम जूते नहीं थे, ये स्टेटस की अलामत समझे जाते थे। इन सैंडलों को संभालने वाले का एक अलग दरबारी ओहदा हुआ करता था। इस पर बनी तस्वीर एक निशान है उस तकनीक का जिससे शाहदीन का इस इलाके पर कंट्रोल था। यह तकनीक इस कदर कामयाब रही कि कई जगहों पर आज तक इस्तेमाल होती है। इस तस्वीर में एक तरफ इस सैंडल के मालिक को दिखाया गया, सर पर सजी हुई बड़ी शाही टोपी, एक हाथ में भारी डंडा, दूसरे में कोड़ा। एक बाख्तियार बादशाह रोब से खड़ा अपने दुश्मन पर ज़र्ब लगाता हुआ, जो घुटनों के बल और खौफजदा है। ये तस्वीर हमारे पास दुनिया के किसी भी बादशाह की पहली तस्वीर है। इसमें बादशाह अपने आप को कमांडर इन चीफ के तौर पर जाहिर करना चाहता है, जो दुश्मनों को फतह कर रहा है। ताकतवर बादशाह और आज के ताकतवर हुक्मरान की तस्वीर में फ़र्क होगा, लेकिन ताकत का तासुर देने में कोई फ़र्क नहीं। इस लेबल को बनाने वाले पर अहम जिम्मेदारी थी अपने लीडर को नाकाबिल शिकस्त दिखाना और यह तसव्वुर उभारना कि शाहदीन ही मिस्रियों के इत्तेहाद की अलामत है। गोया ज़िल्ले इलाही अमन व अमान की गारंटी दे सकता है। आज की जदीद रियासत में भी हम अमन व अमान कायम रखने के लिए हुक्मरान की तरफ देखते हैं। दुनिया की किसी भी पुरअमन रियासत में तशद्दुद, डंडे और गोली का मुकम्मल कंट्रोल और अख्तियार रियासत के पास होता है।
मिस्रियों को इकट्ठा रखने के लिए उनकी शनाख्त बनाना ज़रूरी थी। ये लेबल गोया एक पैगाम है कि जो इस शनाख्त से हटेगा उसको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये पैगाम सिर्फ तस्वीरों के ज़रिए नहीं, अल्फाज के ज़रिए भी हमें मिलता है। हाथी दांत में लिखे उस दौर के अल्फाज से हमें उस बादशाह का नाम पता लगा और साथ अपने दुश्मनों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला पैगाम, वो अब इस ज़मीन से मिट जाएंगे। गोया सियासी प्रोपेगेंडा के तमाम हरबे उनमें मौजूद हैं। एक पुरसकून और पुरएतमाद हुक्मरान जो कि एक शिकस्त खोरदा और बिगड़ी शक्ल वाले दुश्मन के सामने है, एक लेबल में दाएं तरफ लिखा है कि मशरक से आने वाले दुश्मन का पहली बार सफाया। दुश्मन के नीचे रेतली ज़मीन से और लेबल पर दी गई समत से अंदाज़ा होता है कि दुश्मन सहराए सीना से था। शाहदीन ने जितने इलाके को इकट्ठा कर लिया था वो उस दौर के लिए हैरान कुन था। नील की वादी सूडान तक और मशरक में सीना तक सब मिस्र के फिरौन के कंट्रोल में थे। इस पर आर्कियोलॉजिस्ट टोबी विल्किंसन लिखते हैं, ये मिस्र की तारीख के शुरू का दौर था जब एक कौम बन रही थी, इलाकाई तौर से ज़्यादा नफसियाती तौर पर। बादशाह और वज़ीर तरीके ढूंढ रहे थे कि लोगों को अपने बादशाह के पूरे दिलो जान के साथ हिमायत करने पर कैसे आमादा किया जाए। उन्होंने वो तरीका ढूंढ लिया जो कि तारीख में आलमी लीडर ढूंढते आए कि किसी भी कौम को इकट्ठा करने का सबसे ज़्यादा मौसर तरीका एक मुश्तरका दुश्मन से जंग है। वो दुश्मन चाहे असली हो या उसे खुद घड़ा गया हो। इकट्ठे मिलकर दूसरों से जंग ने मिस्री कौमियत और शनाख्त को और फिरौन हुकूमत को मजबूत किया। लोगों के दिलो दिमाग बैरूनी खतरे के नाम पर कंट्रोल करना अब भी एक आम स्ट्रेटजी है, और जो हथियार दूसरों के लिए बनाए जाते हैं वो खुद अपने अंदर से उठने वाली मुखालफत की सरकोबी के लिए भी काम आते हैं। हथियारों से बैरूनी खतरे से हिफाजत और अंदरूनी मुतहर्रिक पुलिस जो सबको एक लाइन पर रखे। जदीद रियासत का ये अपरेटस शाहदीन के दौर में बन चुका था। अपने लोगों पर मुकम्मल कंट्रोल ने उन प्रोजेक्ट्स को मुमकिन बनाया जो हमें उस दौर में नजर आते हैं। शाहदीन का अजीम मकबरा जिसमें ग्रेनाइट पत्थर सैकड़ों मील दूर से लाए गए, और ये उस वक्त की बात है जब अभी पहिया इजाद नहीं हुआ था। उसके बाद बनने वाले अहराम मिस्र जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सके कि मिस्र के फिरौन अपनी रियाया को ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरीकों से कंट्रोल कर चुके थे। शाहदीन के जूते का ये लेबल एक छोटा सा निशान है उस मास्टर क्लास का जो सियासत की ताकत है। उसने अजनबियों की बड़ी बस्तियों का बसना और रियासत के तस्वुर को मुमकिन किया। दोस्तों, मिस्रियों से वाबस्ता अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी एक और दास्तान जिसमें रामेसेस दोम का जिक्र है वो भी यकीनन आपको पसंद आएगी। अभी देखना चाहें या बाद के लिए सेव कर लें, आपके वक्त से कीमती कुछ भी नहीं।